हाय एवरीवन। आज हम देख रहे हैं विजन आईएएस के 18 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि करंट अफेयर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है। लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है फर्स्ट फाउंडेशन डे और ये सेलिब्रेशन कब होगा? 16 जनवरी को हुआ है। तो इवेंट में यहाँ पे क्या है, अगर हम इस इवेंट की बात करें, इवेंट मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल ऑन दिस डे इन 2014। 2014 को यहाँ पे लोकपाल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 में 16 जनवरी। फॉलोइंग द इनेक्टमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता के बारे में। तो जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC रिपोर्ट 1966 की। एक्ट जो है 2013 का, उसने प्रोवाइड किया है कि जो लोकपाल है यूनियन लेवल पे होना चाहिए एंड लोकायुक्ता होना चाहिए स्टेट लेवल पे, ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है एंड जो करप्शन है उसको पब्लिक ऑफिसेस में कर्ब किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है इंडियाज़ के एंटी करप्शन फ्रेमवर्क के, तो ये देख लेते हैं। जैसे कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट जो कि 1988 का है। देन वी हैव सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। उसके बाद आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं CBI भी बोलते हैं। देन वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसको हम RTI भी बोलते हैं। नाव अगर हम बात करें उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का एंड विजिल पावर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं लोकपाल की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोकपाल का यानी कि ओम्बड्समैन का, ये ओरिजिनेट हुई थी स्वीडन में। और कब हुई थी? 19th सेंचुरी में। अब यहाँ पे कुछ की प्रोविजंस भी है जो कि लोकपाल से रिलेटेड है। जैसे कि अगर इसके कंपोजिशन की एंड मेंबर्स की बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसके मेंबर्स को वही अपॉइंट करते हैं। चेयरपर्सन की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको CJI बोलते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर एक एमिनेंट पर्सन, इनको इस का क्या लोकपाल का चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पे 8 मेंबर्स होते हैं। 50% जो है वो जुडिशल होते हैं एंड 50% होते हैं वो SC हो सकते हैं, ST हो सकते हैं, OBC हो सकते हैं, माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं, या फिर विमेन भी हो सकती हैं। सिलेक्शन कमेटी में हमारे PM आते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं लोकपाल के। देन लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अपोजिशन के कुछ लीडर्स होते हैं। देन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। अगर मैं इसके टेन्योर की बात करूं तो 5 इयर्स का इसका टेन्योर होता है, या फिर 70 इयर्स ऑफ एज। जैसे कि 70 साल अगर एज है तो रिटायरमेंट 70 इयर्स में होता है, या फिर टेन्योर होता है 5 साल का। जुरिस्डिक्शन की बात की जाए वहाँ पे लोकपाल कवर करता है प्राइम मिनिस्टर, सेफगार्ड के साथ मिनिस्टर्स, MPs, ABCD ऑफिसर्स के ग्रुप एंड जो ऑफिशियल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एंटिटीज़। इन्वेस्टिगेट्स करता है, जैसे करप्शन की कंप्लेंट्स आती है लोकपाल उसको क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है। या फिर जो कि CVC या फिर विजिल ब्लोवर्स जिसको रेफर करता है, तो यहाँ पे लोकपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे जो केसेस है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्रोसिक्यूशन विंग की बात करें तो लोकपाल बिल अपना प्रोसिक्यूशन विंग को सेटअप कर सकता है। केसेस के टाइमलाइन की यहाँ पे बात करें तो इसमें जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है 90 डेज की होती है। इन्वेस्टिगेशन में 6 मंथ्स लगते हैं एंड इसको एक्सटेंड किया जाता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड। की चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या इश्यूज है लोकपाल के? देखिए 7 ईयर लिमिट है। कंप्लेंट्स जो 7 साल से होल्डर हो उनको एंटरटेन नहीं किया जाता है, राइट।
इसमें अपॉइंटमेंट डिलेड होते हैं, रिजेक्टेड नियरली 90% ऑफ कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो जाती है अगर हम पिछले 5 साल के डेटा एक दफ़ा देखें, बिकॉज ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं थे। अब बात करते हैं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 अनवेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एंड संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है ताकि जो टेलीकॉम की एक्सेसिबिलिटी है उसको एनहांस किया जा सके, सिक्योरिटी है उसको भी एनहांस किया जा सके, एंड जो एम्पावरमेंट है उसको प्रैक्टिस किया जा सके अक्रॉस इंडिया। सो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की बात करें तो जब नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1.0 की सक्सेस के बाद 2.0 को लॉन्च किया गया। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1.0 को 2019 में लॉन्च किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। कुछ दूसरे भी इनिशिएटिव्स हैं, उससे पहले हम यहाँ पे ज़रा इस पे नज़र डाल लेते हैं। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1.0 टेलीकॉम टावर्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए थे 8.17 लाख तक, एंड जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स थे वो हमारे 941 बिलियन तक हो गए थे। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? देखिए, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करता है, ब्रिज करता है डिजिटल डिवाइड। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें डिजिटल डिवाइड है उसको ये कम से कम करने की कोशिश करता है, एंड जो अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड है एक्सेस है वो सारे जो सिटीजन हैं उनको मिल सके, ये इसका बेसिकली मिशन होता है। सो इट एनविजन्स टू एक्सटेंड ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी 2.70 लाख विलेजेस तक जानी है, इसका मिशन है 2030 तक। 95% अप टाइम अप फ्रॉम अराउंड 50,000 विलेजेस। ब्रॉडबैंड जो दिया है प्रोवाइड करता है 90% एंकर इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि स्कूल्स को दिया गया है, जिन आंगनवाड़ी सेंटर्स तक पहुंचाया गया है, पंचायत के ऑफिस में, एंड पीएचसी तक। तो ये और 2030 तक इसको क्या करना है, 90% हमें इसको लेके आना है, अचीव करना है। मिनिमम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड कितना होना चाहिए, 100 Mbps की स्पीड तो कम से कम यहाँ पे अचीव करनी है। 5G नेटवर्क्स का जो रोल आउट है उसको भी फैसिलिटेट करना है, प्रोवाइड करना है, एंड जो 6G नेटवर्क है उसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर बेसिकली करना है। सो जो ऑप्टिकल ग्राउंड वायर है उसको लेवरेज करना है फ्रॉम द पावर सेक्टर ताकि कनेक्टिविटी को बिल्कुल बूस्ट किया जा सके, स्पेशली जब डिज़ास्टर्स होते हैं या फिर जब वॉर्स होती हैं या फिर इमरजेंसी के दौरान। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं एनहांस करने के लिए टेलीकॉम एक्सेसिबिलिटी को इंडिया में। देखिए, इंडिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को लॉन्च किया गया है जो कि प्रमोट्स करता है डिजिटल लिटरेसी रूरल एरियाज़ में। देन हमारे पास पीएम वानी है जो कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को एनहांस करती है। भारत नेट प्रोजेक्ट भी है, जितने भी ग्राम पंचायत है यहाँ पे बेसिकली इनका एम है कि सबको कनेक्ट करना है, एंड कनेक्ट करना है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। उसके बाद आता है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ये सपोर्ट करता है डोमेस्टिक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे ये जो बस इतना ही है न्यूज़ में। अब बात करते हैं सिंगापुर प्रेसिडेंट इंडिया में उन्होंने विजिट किया है, एंड ये हमारे जो सिंगापुर के साथ जो रिलेशन है वो लगभग 60 इयर्स हो चुके हैं। सो अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर जो इंडिया के प्रेसिडेंट है सिंगापुर के प्रेसिडेंट है, जॉइंटली उन्होंने अनवेल किया है एक लोगो ताकि जो 60th जो एनिवर्सरी है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की दोनों नेशंस के साथ उसको अनवेल किया जा सके। इंडिया सिंगापुर रिलेशंस के बारे में थोड़ा हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने सिंगापुर की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया, एंड जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको 1965 में एस्टेब्लिश किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
कॉपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया था 2005 में। 2015 में रिलेशंस को और ज़्यादा अपग्रेड किया गया ताकि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको फर्दर एलिवेट किया जाए टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2014। अगर वहीं पे ट्रेड की बात करें तो सिंगापुर जो है वो इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है 2023 से 24 के बीच में। 3% जो इंडिया का ओवरऑल ट्रेड है वो हमारा सिंगापुर के साथ होता है। सो इंडिया बेसिकली ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशियन में। सो इंडिया क्या है यहाँ पे नेट इम्पोर्टर है। मल्टीलेटरल कॉपरेशंस की वहीं पे बात की जाए अगर, दोनों मेंबर जो है फोरम के जैसे कि ईस्ट एशिया समिट, कॉमनवेल्थ, IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड IONS इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। डिफेंस कॉपरेशंस की बात करें, इंडिया एंड सिंगापुर होस्ट करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज, दैट इज एक्सरसाइज कौन सी, जैसे अग्नि वॉरियर आर्मी एंड सिम्बिक्स नेवी। सिग्निफिकेंस क्या है सिंगापुर के इंडिया के लिए, देखिए काउंटरिंग चाइना, एक्सेस टू चैंगी नेवल बेस एड्स इंडिया इन काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में उसको काउंटर किया जा सकता है अगर हमारे जो ये रिलेशन है सिंगापुर के साथ वो ऐसे ही बने रहे। तो सिंगापुर बेसिकली एक बहुत ही अच्छा पार्टनर हो सकता है इंडिया के लिए। FDI की वहीं पे बात करूँ अगर मैं, तो FDI मीन्स दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंगापुर क्या है, एक लीडिंग सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर में ये जो FDI की जो वैल्यू थी इट वाज अराउंड 11.77 बिलियन। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, सिंगापुर सपोर्ट करता है इंडिया के डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट ईस्ट एशिया में। ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करूं, सिंगापुर की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट, ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स है। ओके, इंडियन डायस्पोरा की बात करूँ तो इंडिया के जो ओरिजिन के पीपल है वो एक्चुअली में 9% जो सिंगापुर पॉपुलेशन है वो इंडियन डायस्पोरा ही है। तमिल यहाँ पे 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर। उसके बाद आता है रबर बोर्ड अनवील्ड 2 न्यू इनिशिएटिव्स टू प्रमोट रबर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, इनिशिएटिव जैसे कि हमारा इनिशिएटिव है ISNR है, दैट इज इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर एंड INR कनेक्ट, इनको अनवेल किया गया था प्लैटिनम जुबली के ओकेजन्स पे ऑफ द रबर एक्ट 1947। एक्ट ऑफ 1947 की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसके, तो ये जो एक्ट है 1947 का, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रबर बोर्ड्स का। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है ताकि जो रबर इंडस्ट्री है हमारे देश में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करूं तो ISNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर का जो एम है वो है कि अलाइन करना है इंडिया के रबर प्रोडक्शन को स्ट्रिंजेंट यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो इफ आई टॉक व्हाट इज ISNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, सो ये एक की फीचर है ISNR का। वो क्या है कि इसकी जो ट्रेसिबिलिटी सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट्स करता है रबर के ओरिजिन को कि बेसिकली इस जो रबर है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है। INR कनेक्ट करता है, ये बेसिकली वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसको डिज़ाइन किया गया है जो कि ग्रोवर्स है अनटेप्ड रबर होल्डिंग्स के, उनको कनेक्ट करने के लिए विद किसके साथ, इंटरेस्टेड एडॉप्टर्स के साथ ताकि जो प्लांटेशंस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। स्टेटस अगर मैं देखूँ इंडिया के रबर सेक्टर का, इंडिया में पोजीशन देखिए, इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर का। थाईलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट लीडिंग रबर प्रोड्यूसर है।
एंड आफ्टर दैट इंडोनेशिया आ जाता है। सो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, थाईलैंड लीडिंग प्रोड्यूसर है, थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया के बाद हमारा भारत देश। सो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन कौन से हैं? केरला 90% जो इंडिया की जो नेचुरल रबर है उसको प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्टेट, जैसे कि तमिलनाडु में प्रोड्यूस होती है, कर्नाटका में, त्रिपुरा में, असम में, मेघालय में। अब यहाँ पे कुछ की चैलेंजेस भी है। तो अगर मैं बात करूँ की चैलेंजेस की, तो की चैलेंजेस क्या है? 20-25% जो इंडिया की जो रबर प्लांटेशंस है, इट रिमेन्स अनटैप्ड। क्लाइमेटिक वेरिएशंस भी है जैसे कि टोरेंशियल रेन्स, कंसर्न ऑन EUDR इम्प्लीमेंटेशन एटसेट्रा। ये कुछ चैलेंजेस है जिसको टैकल करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ रबर की क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें, तो ये जो रबर की जो क्रॉप है, यहाँ पे हेविया ब्रासिलियंसिस रबर ट्री जो कि नेटिव है अमेज़न रिवर बेसिन का, इसको ये इंट्रोड्यूस होता है ट्रॉपिकल एशिया में एंड अफ्रीका में। और इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? ब्रिटिश बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। रबर को जो लेटेक्स होता है ट्री का, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। कुछ कंडीशंस है जो कि प्लांटेशंस के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसकी एनुअल रेनफॉल 200 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड इट इज़ सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन। टेम्परेचर की रेंज की बात करूँ तो 25 से 34 डिग्री के बीच में टेम्परेचर की रेंज होनी चाहिए एंड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसकी वैल्यू अराउंड 80% होनी चाहिए। इफ़ आई टॉक अबाउट सॉइल, देन रिक्वायर करती है डीप एंड लेटेरिटिक फर्टाइल सॉइल जिसमें फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी ज़रूरी है। दूसरे अदर भी की इनिशिएटिव्स है रबर के लिए, जैसे कि नेशनल रबर पॉलिसी 2019 की सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर स्कीम, देन इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एटसेट्रा। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, सो न्यूज़ में देखते हैं याला ग्लेशियर जो है हिमालय में, याला ग्लेशियर इन हिमालय प्रोजेक्टेड टू वेनिश बाय 2040। याला ग्लेशियर जिसकी लोकेशन हिमालय में है और ये नेपाल में है। सो इट इज़ रिट्रीटेड बाय 680 मीटर एंड इसने कुछ यहाँ पे देखा गया है इसके एरिया में कुछ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, जो कि 36% रिडक्शन यहाँ पे देखा गया है 1974 से 2021 के बीच में। एंटायर हिमालयाज़ में सिर्फ ये याला ग्लेशियर भी ही है जिसको इंक्लूड किया जाएगा ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में। ये हाईलाइट करेगा एसेलरेटिंग इम्पैक्ट कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हिमालयन ग्लेशियर्स पे या फिर क्रायोस्फेयर पे। क्रायोस्फेयर क्या होता है? ये बेसिकली जो अर्थ का फ्रोज़न पार्ट होता है उसको हम क्रायोस्फेयर बोलते हैं। इसमें स्नो आ जाता है, आइस आ जाता है एंड उसके साथ साथ जो फ्रोज़न ग्राउंड है वो भी क्रायोस्फेयर का ही पार्ट है। ओके, GGCL प्रोजेक्ट को 2024 में बेसिकली अभी इसको लॉन्च किया गया है। राइस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड ग्लेशियल मॉनिटरिंग सर्विस एंड यूनेस्को। ग्लेशियर रिट्रीट क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, ग्लेशियर अपने साइज़ में श्रिंक करता है, अपने मास में श्रिंक करता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, मेल्टिंग की वजह से हो सकता है या फिर इवेपोरेशंस की वजह से भी हो सकता है या फिर इसके कुछ और भी कॉजेस हो सकते हैं। ग्लेशियर क्या क्या है जो ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, जैसे कि पीको हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला 2024 में अभी लॉस हो चुका है। देन सेरेना ग्लेशियर जो कि फ्रांस का है 2023 में। डैगू ग्लेशियर इज़ इन चाइना और ये कहा गया है कि 2030 तक ये ग्लेशियर डिसअपियर ही हो जाएगा। अब अगर बात करूँ
इम्पैक्ट या क्या होते हैं ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के या फिर क्रायोस्फीयर के। देखिए, डिस्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड। ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स जो है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 70% जो फ्रेश वाटर होता है वर्ल्ड का, वो ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स में ही होता है, जो कि ह्यूमन लाइफ एंड इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, 240 मिलियन पीपल इन द हिंदू कुश हिमालय, ये रिलाई कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए क्रायोस्फीयर पे ही। इंक्रीज रिस्क है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के। रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग क्रिएट्स करता है अनस्टेबल ग्लेशियल लेक्स दैट कैन ब्रीच, जिससे कि कैटास्ट्रॉफिक जो फ्लड्स है वो भी आ सकती हैं। ओके, अब इम्पैक्ट हमने इसका हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो इंक्रीज रिस्क है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का, रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग क्या करती है, अनस्टेबल ग्लेशियर लेक्स को क्रिएट करती है दैट कैन ब्रीच, जिससे कि फ्लड आ सकती हैं। क्लाइमेट फीडबैक लूप, जो ग्लेशियर की जो मेल्टिंग होती है वो एक्चुअली क्या करती है, अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी, जिसको हम एल्बिडो भी बोलते हैं, उसको रिड्यूस करती है, जिससे क्या होगा, अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड जब एब्जॉर्ब करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे इंक्रीज कर सकती है। कुछ इनिशिएटिव भी है जो कि क्रायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए हैं। हम देखते हैं क्या क्या है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव 2025 डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, मार्च 21 टू बी ऑब्जर्व्ड एनुअली एज वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। अदर इनिशिएटिव क्या है, जैसे कि हिमालयन अडेप्टेशन नेटवर्क बाय IUCN एंड लिविंग हिमालयाज इनिशिएटिव बाय WWF। इंडिया का क्या क्या इनिशिएटिव है, अब इंडिया की तरफ से देख लेते हैं इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि ग्लेशियर रिलेटेड इवेंट्स को मॉनिटर करेगी, एंड GLOF जो इशू करेगी GLOF अलर्ट्स को। मिशंस टू आर्कटिक, एग्जाम्पल इंड आर्क 2014 में स्टार्ट हुआ था, एंड एंटार्क्टिक। सो आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे देखें पिक्चर में, ओके, अगर हम दूसरे करंट अफेयर देखें, दूसरी न्यूज़ की तरफ देखें, तो दूसरी न्यूज़ है रिवाइज्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम, डोमेस्टिक पॉलिसी आई है 2024-25 के लिए। रिवाइज पॉलिसी ने, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको अनाउंस किया है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनका क्या एम बेसिकली होता है कि फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया जाए, एंड जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उसको बोल्स्टर किया जाए। सो राइस रिजर्व प्राइस सेट करता है, प्राइस किसके, राइस रिजर्व प्राइस सेट करता है राइस रिजर्व प्राइस को, जो कि 2250 पर क्विंटल है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको सेल किया जा सके, कॉरपोरेशंस को सेल किया जा सके, एंड कम्युनिटी किचन्स को ई ऑक्शंस के बिना। पॉलिसी सेट रिजर्व प्राइसेस एट 2250 per quintal slashed by 550 of rice to ethanol distilleries, ताकि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसको एड किया जाए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक क्या होती है, इस स्कीम के अंदर जो फूड कॉरपोरेशन है इंडिया का FCI, वो सरप्लस फूड ग्रेन्स को बेचता है। अब सरप्लस फूड ग्रेन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि वीट एंड राइस, ये बेचे जाते हैं सेंट्रल पूल से ओपन मार्केट में ई ऑक्शन के ज़रिए, और जो इनका जो प्राइस होता है वो प्री डिटर्मिन्ड प्राइस होता है। इससे क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है मार्केट प्राइसेस को और इन्फ्लेमेशन को कर्ब करता है। एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है इसके लिए, एलिजिबिलिटी जैसे प्रोसेसर्स होना चाहिए, आटा चक्की, फ्लोर मिल्स ऑफ वीट प्रोडक्ट्स, ट्रेडर्स, बल्क बायर्स,
आर नॉट अलाउड थ्रू ई ऑक्शंस। जो ट्रेडर्स है या फिर बल्क बायर्स है उनको अलाउ नहीं किया जाता। यूजुअली states are also allowed to procure food grains without participating in e-auction। FCI होता क्या है, जेनेसिस देखिए अगर, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फूड एक्ट कॉरपोरेशंस के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। की ऑब्जेक्टिव्स हैं इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑपरेशंस फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, ताकि फार्मर्स को एक इफ़ेक्टिव जो बेसिकली प्राइस है, मिनिमम प्राइस है उनकी क्रॉप्स के लिए, वो प्रोटेक्ट करती है ताकि फार्मर का इंटरेस्ट बरकरार रहे। डिस्ट्रीब्यूशन करती है फूड ग्रेन्स का पूरी कंट्री में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। एंड सेटिस्फैक्टरी लेवल जो है ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक्स का उसको मेंटेन करती है फूड ग्रेन्स का, ताकि कभी अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी, ताकि अगर इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी हो जिसमें फूड की कमी हो जाए या फिर फूड की जो सप्लाई है वो ज़्यादा, फूड की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है। अब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें, रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया है 2024 का। 6 कैटेगरीज हैं यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1992, जो किसको दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स में, जिनका 4 साल के पीरियड तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। उसके बाद मिलता है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। 1961 से ये अवार्ड मिलता आ रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है, जो कि किसको दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। देन वी हैव मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2002 को, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए, जिन्होंने अचीवमेंट किया है स्पोर्ट्स में उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, कॉरपोरेट्स को मिलता है, प्राइवेट हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स को जो खेल रहे हैं, जो एक रोल प्ले कर रहे हैं स्पोर्ट्स के एरिया में, स्पोर्ट्स के प्रमोशंस को लेके, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट को लेके ओवर द लास्ट 3 years। उसके बाद आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, जिस इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में टॉप परफॉर्मेंस होती हैं, जैसे कि इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स ओवर लास्ट 1 year। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुका रिवोल्ट की 1872 में होता है। रिसेंटली ट्रिब्यूट दिया गया है जो कुका मूवमेंट के मार्टर्स थे उनको। तो कुका मूवमेंट क्या है, कुका मूवमेंट पहला मेजर रिएक्शन है पंजाब में ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑर्डर के अगेंस्ट, और ये 1849 को एस्टेब्लिश होता है। क्रूशल फेस होता है नमधारी मूवमेंट का। इट वॉज फाउंडेड बाई सतगुरु राम सिंह 1857 में एट भेनी साहिब। नमधारीज को कुकास भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो गुरबानी की जो मतलब रेसिटेशंस होती है, हाई पिच होती है, जिसको हम पंजाबी में कूक भी बोलते हैं। सो इट वॉज अर्ज बाई राम सिंह कि आप बॉयकॉट करो सारे ब्रिटिश गुड्स को, सारी ब्रिटिश की जो सर्विसेज है उनको। उन्होंने कुकास को ऑर्गेनाइज किया एंड मिलिट्री ट्रेनिंग दी यंग बच्चों को, सो यंग बेसिकली यूथ को। मूवमेंट ने अवेयरनेस रेस की, चाहे वो सब्जुगेशन की हो, सिविल डिसोबीडियंस को भी यहाँ पे प्रमोट किया गया। एंड जो हैंडस्पन वाइट अटायर है, जो हाथों से बुना वाइट कलर का अटायर है, एनकरेज किया गया कि आप स्वदेशी जो कपड़ा है उसको पहनिए एज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2025,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की है इसकी पहली वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट्स। क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट्स जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स एट 5% इन 2024। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है एंड अभी भी चैलेंजेस है, परसिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्लो हो रही है हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लेबर मार्केट्स के लिए टू फुल्ली रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19। जो लेबर मार्केट है वो कोविड-19 के इम्पैक्ट से नहीं उभर पाई है। लेबर मार्केट के लिए कुछ की चैलेंजेस है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, क्लाइमेट चेंज का कोस्ट बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है एंड यहाँ पे डेथ इश्यूज अनरिजोल्व है। अगर मैं आईएलओ की बात करूँ, इट इज़ द ओनली ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी 1990 से जो कि गवर्नमेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को, वर्कर्स को एक साथ लाती है 187 मेंबर स्टेट से, ताकि लेबर स्टैंडर्ड्स और को सेट किया जाए, पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाए एंड जो वर्क है उसको डिसेंट वर्क को प्रमोट किया जाए। इसका हेडक्वार्टर आता है जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद आता है कोकबोरक लैंग्वेज। त्रिपुरा कंडक्ट कर रही है लैंग्वेज मैपिंग को, ताकि जो कोकबोरक लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट हो जाए। कोकबोरक लैंग्वेज आती है एक वर्ड कोक से, जिसका मतलब होता है वर्बल, एंड बोरोक जिसका मतलब होता है पीपल या फिर ह्यूमन। सो ये मदर टंग है। बेसिकली कुछ कम्युनिटीज़ है, जैसे कि देवबर्मा जो कि त्रिपुरी होती है, रेंग, जमातिया, नुआटिया, कलाई, रुपिनी, मुरसिंग और कोई जो कम्युनिटी है उनकी ये एक लोकल लैंग्वेज है। इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। साइनो तिबेतन लैंग्वेज फैमिली का ये एक पार्ट है। नोड स्ट्रीम पाइपलाइन, रिसेंटली यूएनईपी की जो स्टडी है उसने फाउंड किया है कि 2022 का नोड स्ट्रीम पाइपलाइन एक्सप्लोजन्स ने लार्जेस्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड मीथेन क्या एक्सप्लोजन्स को कोज किया है ऑन रिकॉर्ड। सो नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है? एक मेजर नेचुरल गैस पाइपलाइन होती है जो कि बाल्टिक सी से आती है, रशिया से जर्मनी तक। नोर्ड स्ट्रीम ट्विन पाइपलाइन सिस्टम आती है बाल्टिक सी के थ्रू और ये रन करती है वाइबोर्ग, रशिया, टू ल्यूम्बिन नियर ग्रेफ्सवॉल्ड विच इज़ इन जर्मनी। सिग्निफिकेंस क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है बेसिकली यूरोप के लिए, स्पेशली जर्मनी पे फोकस है। प्रोवाइड करती है डायरेक्ट रिलायबल गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया बाईपासिंग ट्रांजिट कंट्रीज। रत्नागिरी, रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंशियंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को फाउंड किया है। जब ओडिशा के जो रत्नागिरी है वहाँ पे एक्सकेवेशन होता है तो वहाँ पे पाया जाता है बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आर्टिफैक्ट्स को पाया है, जैसे बुद्धा का हेड एंड इंस्क्राइब्ड बुद्धिस्ट रेलिक्स एटसेट्रा। रत्नागिरी ये एक साइट है एंड इट हैज़ बीन लिंक टू बुद्धिज्म सिंस एम्परर अशोकाज इन्वेजन ऑफ कलिंगा। कलिंगा क्या होता है? एंशियंट ओडिशा होता है, जब एम्परर अशोक यहाँ पे इन्वेड करते हैं। रत्नागिरी को हम बोलते हैं कि rivaled Nalanda as a center for Buddhist learning, particularly in Mahayana and Tantrayana, जिसको हम वज्रयाना के नाम से भी बोलते हैं, और ये बुद्धिज़्म की बेसिकली फॉर्म है। सो रत्नागिरी ने इसके साथ क्या किया? राइवलरी की नालंदा के साथ। टुगेदर विद अदर बुद्धिस्ट साइट ललितगिरी एंड उदयगिरी, रत्नागिरी कंप्लीट करती है सेट ऑफ डायमंड ट्राइंगल ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर इन ओडिशा। ओके, नाउ हमारा जो अगर मैं बात करूं न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस की, इंडिया के साइंटिस्ट ने इसको बेसिकली डेवलप किया है। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस हमें ह्यूमन बॉडी सेंस
एंड कैसे वो रिस्पॉन्स करती है पेन को, उसके बारे में एक आइडिया देता है. सो इट इज़ इंस्पायर्ड बाई हैबिचुएशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में जो स्पेशल सेंसर्स होते हैं जिसको हम नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, वो पेन को डिटेक्ट करते हैं एंड उसके हिसाब से हमें हेल्प करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए जब भी सिचुएशंस हार्मफुल होती है. सो टाइम के साथ साथ रिपीटेड एक्सपोजर्स के साथ साथ वन कैन एक्चुअली फील पेन लेस इंटेंसली थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम हैबिटुएशन बोलते हैं. क्या क्या बेनिफिट होता है ये? टेक स्मार्टर, वियरेबल टेक स्मार्टर बनाता है. ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस की जो ह्यूमन मशीन का जो इंटरेक्शंस है उसको इम्प्रूव करता है. करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने फाइनलाइज किया है एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, ताकि जो अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो नेपाल में है उसका डेवलपमेंट हो पाए. करनाली रिवर ओरिजिनेट करती है मछा खबाब से, तिब्बत के नेपाल के थ्रू फ्लो करती है एंड वहाँ जाके ये आती है हमारी घाघरा रिवर से मिलती है जो कि इंडिया में है. करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इट इज़ रन ऑफ रिवर टाइप प्रोजेक्ट है जो कि पावर को एक्सपोर्ट करता है नेपाल से टू इंडिया एंड बांग्लादेश. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट एक तरह का हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो कि नेचुरल फ्लो जो है पानी का उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. सो यहाँ पे हमें लार्ज डैम रिजर्वोयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कोलंबिया कैपिटल बोगोटा. एटलीस्ट 30 पीपल यहाँ पे किल हुए हैं क्लैशेस में बिटवीन राइवल लेफ्ट विंग ग्रुप्स नियर कोलंबियाज टेंस बॉर्डर विद वेनेजुएला. पॉलिटिकल फीचर्स देखें, इसको गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका भी बोलते हैं बिकॉज ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है कंटिनेंट का वहाँ पे लाई करता है जहाँ पे साउथ अमेरिका कनेक्ट करता है सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच साथ. लैंड बाउंड्रीज देखें तो वेनेजुएला एंड ब्राज़ील ईस्ट में है, पनामा नॉर्थ में है, पेरू एंड एक्वाडोर साउथ में है. मेरीटाइम बाउंड्रीज की देखें तो कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशन या इसकी मैरीटाइम बाउंड्री का पार्ट है. ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात अगर मैं देखूं, टू मेजर फिजिकल रीजन्स एंडीज एंड द ब्रॉड लोलैंड्स. मेजर रिवर अमेजोन ओरिनोको. हाईएस्ट पॉइंट इसका है पिको क्रिस्टोबल कोलोन. ओके, सो ये मैप में यहाँ पे बता रखा है. अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है प्लीज़ डू लाइक इट. थैंक यू सो मच.